दिल्ली आपका सेंटर था, आप 3 घंटे बैठे रहे और 3 घंटे बैठने के बाद उस सेंटर में आपको ये बोला जाता है कि आपका पेपर नहीं लगेगा, तो उस टाइम पर आपकी सिचुएशन माइंड की क्या थी? 12th आपने 2 बार दी है, मतलब पहले बार थोड़ा मार्क्स कम आया। लोको पायलट का मेडिकल A1 का होता है, तो आप आंखों के लिए थोड़ा ध्यान रखो। अगर आपका स्क्रीन टाइम अगर आपको यूज करना पड़ भी रहा है तो आप चश्मा यूज करिए उसकी। आप बुक्स चाहे कम पढ़ो पर उनको बार बार रिवाइज करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप अच्छा चीज को तो 100% नहीं सर। देखो मॉक टेस्ट तो मैं बोल रहा हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ कि हाँ मैंडेटरी है, आपको लगाना ही चाहिए, लगाना ही चाहिए। मैं बताऊंगा लास्ट में कि मैंने कितने मॉक लगाए हैं, एग्जैक्ट नंबर भी बता दूंगा। और उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट आता उसी दिन, उस सेगमेंट में आपके पास में जो टेक्निकल का थ्योरम था वो आप 5 साल पहले छोड़ चुके थे, उस लाइन से हट गए थे, तो आपने वापस उसको रिकॉल कैसे किया? गांव में बोलेंगे कि उसका पोता लग गया है, उनका ड्रीम यही रहता है कि गांव में ये चीज बोलना चाहिए, तो ये मेरी दादी भी बोलती है। अच्छा, तभी मैं कोचिंग आया था कि मेरा कॉन्फिडेंस भी नहीं बन रहा है और पेपर भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा, तो सर ने बोला था कि तू लगाता रहे, एटलीस्ट लगाता रहे, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप। जो एक बंदा ऐसा है जिसने तैयारी नहीं करी और एग्जाम देने जा रहा है, उसको क्या घबराहट होगी, चाहे सारे गलत हो जाएं चाहे सही हो जाएं। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड रहा हूँ तो जीके में इंटरेस्ट बहुत कम था, याद करने में दिक्कत होती थी, याद होती नहीं थी चीजें। जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी बिल्डिंग होगी अच्छी कोचिंग की, जरूरी नहीं है बहुत अच्छी बिल्डिंग वाली कोचिंग अच्छी होगी। तो मैंने जब यहाँ पे आया मैक्सिमस में तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ अच्छा माहौल है, टीचर्स हैं वो डाउट के लिए भी टाइम दे रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जब बैक लगी तो मुझे खुद को बुरा लगा कि शायद अपन गलत फील्ड में आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमस बैंक एसएससी यूनिट ऑफ प्रयास की सक्सेस स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। हाल ही में एक बच्चा जिसका नाम अजीत कुमावत है, राजस्थान की झुंझुनू जिले से, जिसमें चिड़ावा तहसील पड़ती है, उससे वो बिलोंग करता है। उस बच्चे का हाल ही में आरआरबी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्शन हुआ है। इसी की सक्सेस स्टोरी में हम इनसे सुनते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी सफलता प्राप्त की, इसके अंदर उसकी क्या क्या दुविधाएं आई थी, क्या क्या इसको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अजीत, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस सक्सेस स्टोरी के लाइव सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप अजीत, सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं वो ये कि आप ये बताओ कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट है जो कि आपका ड्रीम जो बन चुका है, आपने इसमें सफलता प्राप्त कर ली है, इस सिलेक्शन की स्टोरी में क्या रेलवे की और भी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो भी इसमें ऐड हो सकती थी? मतलब आप रेलवे में एएलपी को ही आपने चूज क्यों करा, इसके अलावा अदर खूब सारे सेगमेंट होते हैं वो आप क्यों नहीं चूज कर पाए? तो या फिर उनपे पहले जाने का प्लान था ही नहीं आपका? तो उसके बारे में एक बार दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। सर प्लान था मेरा, एक्चुअली उन पे भी जाने का प्लान था और 2019 में भी एएलपी की वैकेंसी 2019 में एक बार 5 साल पहले एएलपी आई थी, लॉकडाउन से पहले। और उस टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई नहीं थी जो ये मांगते हैं। अच्छा, मैं बीटेक में ही था उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। तो और वैसे ट्रेन वगैरह को देखते रहते थे, टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट भी था कि किसी दिन हम भी चलाएंगे। आजकल तो वंदे भारत चल गई, थोड़ा सा बच्चा भी अगर इसको देखता है तो उसको भी लगता है बहुत अच्छी ट्रेन है। उसको थोड़ा सा ऐसा ड्रीम लगता है कि हाँ मैं भी इसको किसी ना किसी एक दिन चलाऊं। और हम लोग, मैंने बीटेक करी है वहाँ जयपुर से। अच्छा, आप बीटेक पास आउट हो, आप मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे। हाँ सर। और आप कौन सी ईयर में पास थे? क्योंकि आपने, इसका मतलब आपने 2019 वाले एएलपी दी होगी। नहीं सर, उस टाइम एक्चुअली लॉन्ग स्टोरी है बीटेक की थोड़ी। अच्छा, मैं बाद में आते हैं इस पे भी। ठीक है। बाकी इसमें इंटरेस्ट था, 2024 वाली देनी थी मुझे वैकेंसी, बट उसमें मैं एलिजिबल नहीं था, इसलिए मैं इसका वेट कर रहा था और इसमें काफी टाइम लग गया, 5 साल लग गए, 5 साल जाके। हाँ, 2019 में आई थी, उसके बाद ये लॉन्ग टर्म के बाद 2025 में अपने पास 24 के अंदर नोटिफिकेशन आ गया था। और उस टाइम पर इन्होंने बोला तो आपको 4 साल 5 साल बाद में एएलपी दोबारा देखने को मिली, उसमें आप अप्लाई करें। अभी तक उससे पूरी कड़ी की हम पूरी चर्चा करेंगे, किस वे में आपको यहाँ पे दिक्कतें झेलनी पड़ी, आप किस वे में पढ़े, आपने कैसे कंटेंट मतलब तैयार करा, और इन सभी की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिकली शुरुआत करता हूँ आपके सेशन में। सबसे पहले आता हूँ स्कूलिंग पे। क्या आपका स्कूलिंग में बैकग्राउंड कौन सा था? आपका जैसे पढ़ाई में कैसा क्या बिहेव था स्टार्टिंग से, जब आप बचपन से पढ़ते जा रहे थे? तो हम बेसिकली आते हैं 12th पे। तो 12th में आपके पास में क्या सब्जेक्ट रहा था? सर 12th मैंने अपने वहीं तहसील में एक स्कूल चिड़ावा से ही किया है मैंने। और 12th की भी एक स्टोरी है कि मैं जब फर्स्ट टाइम जब एग्जाम दिया, मेरे मार्क्स बहुत कम बने थे, पीसीएम बैकग्राउंड रहा था। अच्छा, पीसीएम था। हाँ, मार्क्स बहुत कम थे तो मैंने उसको रिपीट किया है फिर से। अच्छा, मतलब 12th आपने 2 बार दी है, मतलब पहले बार थोड़ा मार्क्स कम आया। तो उस टाइम पर आपको, जैसे सेकंड टाइम आप 12th दिए, तो आपको घर वालों को इनका रिएक्शन क्या था उस टाइम पे कि आप
कि अभी जैसे 12 दे रहा है, या फिर एक बार थोड़ा स्कोर करके फिर आगे जो तुम्हारा गोल था उसको अचीव करना था, या फिर ऐसे नॉर्मली दोस्तों ने बोल दिया कि ना तेरे स्कोर कम है तो तू दोबारा से पढ़ ले? नहीं, एक्चुअली मुझे घर वालों ने भी इस चीज के लिए सपोर्ट, मुझे खुद को ऐसे सेटिस्फिकेशन नहीं हुआ कि ये नंबर मेरे लिए सही है, तो मैंने भी उनको घर वालों को बोला और उन्होंने भी मुझे उसमें साथ दिया कि हाँ तू कर ले दोबारा। दूसरी बार वाले में स्कोर अच्छा थोड़ा रिकवर हुआ? हाँ सर, अप्रोक्स 10 से 12% अपना इंक्रीज हो गया जो मतलब पहले था। हाँ, जो दिमाग में तुम्हारे ऐसे था कि मैं इतना स्कोर अचीव कर सकता हूँ, ये स्कोर आपने वहां पर करा, तो मतलब आप 12th 2 बार पढ़ चुके हो? हाँ, 12th मैंने 2 बार किया। अच्छा, उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है बीटेक के लिए? बीटेक के लिए। अच्छा, बीटेक में जैसे एक बीटेक मानी जाती है कि बीटेक अगर नॉर्मली थॉट्स होती है, सभी के साथ तो नहीं होता, लेकिन ज्यादातर के पास थॉट होती है कि बीटेक मतलब अगर बैक ना लगे तो आपके बीटेक, उसको नॉर्मली हम इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग बोलता हूँ थोड़ा सा, कि बीटेक नहीं मानी जाए। तो आप ये बताओ कि जो थॉट थी कि बीटेक में आपके भी बैक लगी थी? सर ये देखो, अच्छी बात तो नहीं है कि बीटेक अच्छा, बैक लगना अच्छी बात पढ़ना चाहिए सभी को। बाकी मैं जैसे गांव में रहते हैं हम लोग, सिटी में गए शुरू में तो गेम खेलना, मूवी देखने चले जाना या कोई सीरीज देख लेना, ऐसे करके बहुत टाइम वेस्ट किया। ऑफिस की तरह कॉलेज जाता था, बैग उठाया और कॉलेज चले गए, आए वापस रख दिया, ऑफिस जैसे चल रहा था। फिर जैसे रिजल्ट आना स्टार्ट हुए तो बैक लगना स्टार्ट हो गई फर्स्ट। अच्छा, मतलब आप उस कैटेगरी में आ चुके थे तब तक कि अब वो जो बीटेक कर रहे हो तो बैक तो लगनी, मतलब उसको जिस हिसाब से माइंड सेट होता है कि बैक लगनी है, बैक लगी। अच्छा, तो जब फर्स्ट टाइम तुम्हारे बैक लगी तो ऐसे माइंड ऐसे नहीं कर रहा तुम्हारा कि मेरे बैक क्यों लगी, या फिर दोस्तों ने बोला कि बीटेक तो कर रहा है तो बैक लगना तो इसे आम बात है? फर्स्ट सेमेस्टर में जब बैक लगी तो मुझे खुद को बुरा लगा कि शायद अपन गलत फील्ड में आ गए, चेंज करना चाहिए। फिर जब मैंने और बाकी दोस्तों का भी देखा, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि बाकी लोगों का कैसे चल रहा है, अगर अपन भी वैसे चल रहे हैं तो अपन ठीक है। तो बाकी लोगों के भी लगी, पर कुछ बच्चे क्लियर भी थे उनमें से। अच्छा। फिर धीरे धीरे उनसे पूछा कि आप लोग कितना पढ़ते हो, तो मैंने खुद को रियलाइज किया कि मैं उतना पढ़ ही नहीं रहा हूँ, तो मैं कैसे क्लियर करूंगा। अच्छा। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी, फिर सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी, अगेन दूसरे से। हाँ सर, बैक पे बैक लगती गई। फिर जब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बैक लग जाती है ना, तो आपके जो एग्जाम आते हैं, बैक के एग्जाम आते हैं, वो जैसे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की मेन एग्जाम के साथ में बीच में आता है। बीच में आता है, तो आपको वहां भी बैक का सामना करना पड़ता है और बैक का पेपर भी देना पड़ता है। जैसे मेरे फोर्थ सेमेस्टर में फिर बैक लग गई, थर्ड सेमेस्टर क्लियर हो गया, फिफ्थ में फिर बैक लग गई, उसके बाद क्लियर आया मैं। और जो 2019 की भर्ती थी उस टाइम पे भी मैं 2019 में पास आउट हो जाना चाहिए था, क्योंकि 2019 बैच था मेरा। अच्छा, बीटेक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी उसमें, लेकिन वो बैक की वजह से नहीं हो पाई। मतलब एक साल आपको और लग गया। फर्स्ट सेमेस्टर की बैक मुझे वहां तक आपके पास में वो बैक कंटिन्यूअसली चल रही थी। अच्छा, तो मतलब आपने वो पूरा अच्छे से जिया है बीटेक? हाँ सर, एकदम फुल एक्सपीरियंस के साथ जिया बीटेक को। अच्छा, तो फिर उसके बाद जैसे आपने कंप्लीट करी, 2019 वाले वैकेंसी में आप नहीं दे पाए, 20 में जैसे आपने अप्लाई करा, 20 आपकी कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद इतनी बैग लगने के बाद, मतलब एक इंसान होता है उसको ये लगता है कि मेरा साथ का जो रूममेट है, या मेरा जो दोस्त है, मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो कलीग है, वो क्या कंटिन्यूसली बिना बैग के पास करके बैठा है। अच्छा, उस टाइम पर जैसे कंपनियां आती थी कॉलेज, शायद 2019-20 की बात करें, तो उस टाइम पर प्लेसमेंट होता था कॉलेज वगैरह में, तो आपका भी कहीं पर प्लेसमेंट हुआ था? हाँ, मैं वहाँ कैंपस प्लेसमेंट में गया हूँ, दो तीन कंपनियों के लिए गया था। अच्छा। एक्चुअली हमें फाइनल रिजल्ट तो नहीं बताया था उन्होंने, बट एक्चुअली मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्विस हैं। किस में जॉब करते हैं? मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं और अभी राजस्थान गवर्नमेंट में LDC। आर्मी से रिटायर होके और भी राजस्थान अभी LDC। हाँ सर। अभी कहाँ पोस्टिंग है उनकी? अभी वो चिड़ावा SDM ऑफिस में। तो पापा का भी ये मानना था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। अच्छा। और मेरा भी यही मानना था, और फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा है कि मेरे अंकल भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। अच्छा, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले से सॉलिड रहा है। हाँ, मतलब आप अगर तैयारी करते हो तो आपको तैयारी करने के लिए इन सारी चीजों को मतलब कि कवर अप कर दे सकने वाले जो कैंडिडेट अपने बैकग्राउंड में होने चाहिए। थोड़ा फाइनेंशियली आपके इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं रही हो। फाइनेंशियली उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया। एक्चुअली उन्होंने ये बोल दिया था, जैसे मुझे बीटेक किए हुए आज 5 साल हो गए। अच्छा। तो उन्होंने इसीलिए बोला था कि बेटा फाइनेंशियल इश्यू नहीं है घर पे, तू अच्छे से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। वो भी गवर्नमेंट जॉब में प्रीफर करते थे, और उस टाइम पे कोविड आया था तो लोगों की नौकरियां जा रही थी प्राइवेट वालों की। तो उन्होंने मुझे उस टाइम एग्जाम्पल भी सेट करके दिया कि देख मेरी जॉब देख और लोगों की जॉब देख। अच्छा। तो इस वजह से फिर उसके बाद तुमने मतलब वापस से कि जैसे आप घर आए, सीधे घर आने के बाद आपने तैयारी लॉकडाउन पे तुम कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद जैसे लॉकडाउन कंप्लीट हुआ तो आप लॉकडाउन के बाद में जैसे आप सबसे पहले आप सीकर आए, तो सीकर आए तो आपको जैसे
कैसे पता चला कि मेरे को कहाँ प्रिपरेशन करनी है? क्योंकि अपन क्या होता है कि दोस्तों की वजह से, या दोस्त कोई फ्रेंड सर्कल होता है, या फिर कोई अपना कोई कलीग होता है, वो हमें बोलता है कि आप यहाँ जाओ कोचिंग करो। तो आप जैसे पहले इतनी सारी चीजें, आप पहले मतलब थोड़ा सा नेगेटिविटी जो पढ़ने वाला कंसेप्ट था, उसमें आपने 2 बार 12th होने के बाद आप कॉलेज करे, बीटेक करे, तो उसमें इतनी बैक, और बैक के बाद आप जब आते हैं कोई इंसान और वो गवर्नमेंट सेगमेंट में आता है, तो उसको पहले थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रोंग करना पड़ता है मेंटली, कि स्ट्रोंग करने के बाद मैं जाऊंगा। और वहां जब आप किसी भी सेंटर पे जाते हो, तो सेंटर में एग्जाम से पहले आप जब जाते हो उसको चेक करते हो। तो चेक करने का मतलब होता है कि आपने जैसे यहाँ जैसे सीकर में एंट्री करी कि आपको सीकर में पढ़ना है, तो आप सीकर में पढ़े, तो आपको किसी दोस्त ने बोला या फिर आपके कोई कलीग ने बोला कि आप सीकर जाके प्रिपरेशन करो, और फिर यहाँ मैक्सिमस कोचिंग यूनिट ऑफ प्रयास तक आप कैसे पहुंच पाए, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कीजिए। सर मैं सीकर तो काफी टाइम पहले आ गया था। मैं कोचिंग तो मैंने बाद में ज्वाइन करी। पहले मैंने रियलाइज किया कि मुझे खुद को एनालाइज करना चाहिए कि मुझे कितना क्या आता है, कौन सा सब्जेक्ट कितना वीक है, तो मुझे किस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए। पहले मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की, रूम पे ही रहता था मैं पूरे दिन और सेल्फ स्टडी करता था। 1 से 1.5 महीने तक ये किया। फिर यहाँ कोचिंग बहुत सारी है, बहुत कोचिंग है, तो मैं यहाँ घूमा कोचिंग में, किसी में 2 दिन का डेमो लिया, किसी में 1 दिन का, ऐसे करके। और लास्ट में जब मैं मैक्सिमस में आया, मैक्सिमस में एक्चुअली मैं पहले भी आ गया था। अच्छा। बाद में औरों में गया तो वहां का माहौल मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं वापस मैक्सिमस में आया। अच्छा, आपको मतलब माहौल को कैसे डिफाइन करते हो कि सर मतलब ये जैसे अपन जाते हैं किसी भी सेगमेंट में, जैसे एक तो बढ़िया सा ऐसे इन्वायरमेंट हो, बढ़िया से ऐसे मतलब कि डेकोरम बढ़िया हो, उसको आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग माहौल सेट करते हो, या थोड़ा सा पढ़ने वाला शेड्यूल होता है कि जैसे हम जाते हैं कहाँ पे, तो सामने जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो उसके पढ़ाने के बाद का उनका रिएक्शन कैसा होता है, या हम जब भी उनको कोई डाउट पूछते हैं तो वो रिएक्शन होता है, इसको आप माहौल क्रिएट करके ना मानते हो, या फिर डेकोरम को अपना माहौल मानते हो आप? सर देखो, डेकोरम तो आजकल हर कोई लेके आ सकता है, बट आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। हो सकता है सबके लिए अलग अलग उस चीज के कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं कि किसको क्या चीज अच्छी लगती है। जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी बिल्डिंग होगी अच्छी कोचिंग की, जरूरी नहीं है बहुत अच्छी बिल्डिंग वाली कोचिंग अच्छी होगी। तो मैंने जब यहाँ पे आया मैक्सिमस में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ अच्छा माहौल है, टीचर्स ने वो डाउट के लिए भी टाइम दे रहे हैं, और इवन उन्होंने जैसे आपका नंबर शेयर कर लिया था मैंने। अच्छा। तो जो भी डाउट आते हैं मैंने आपको भेजा, आपने मुझे सॉल्यूशन भेज दिया। अगर मुझे समझ नहीं आया तो मैं कॉल भी कर सकता हूँ आपको, आप समझा सकते हो ये चीज कैसे है, ये ऐसे है। तो उन सब चीजों को लेके अच्छा बन गया था माहौल की हाँ बहुत अच्छी कोचिंग है, मैं कर लूंगा। और फीस भी अफोर्डेबल थी, कोई ज्यादा फीस नहीं थी, बाकी में तो बहुत फीस मांग रहे थे। तो मैंने सोचा कि हाँ ये सही माहौल है, मुझे यहीं पे। तो यहाँ जैसे आप आए, तो आपने यहाँ पर आते सबसे पहले किस हिसाब से, मतलब ऐसा मतलब कौन सा आपको लगा कि मेरे को रेलवे का बैच ज्वाइन करना चाहिए, या यहाँ पर जैसे एसएससी का बैंक बैच होता है, या फिर यहाँ जैसे बैंक का बैच होता है, तो तीनों में से आपने कौन से टाइप का बैच अपने पहले डिसाइड करा कि मैं इस बैच में ज्वाइन करता हूँ, तो मेरे को ये सब्जेक्ट मेरे जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। क्योंकि आप जब बीटेक पढ़ते हो तो बीटेक में टेक्निकल थ्योरम आ जाती है, पूरा टेक्निकल पार्ट के बाद तुम वो 4 साल प्लस लॉकडाउन वाले 2-3 साल, तो 7-8 साल बाद तुम जब दोबारा इस सेगमेंट में आते हो, तो तुम उन सारी तमाम चीजों को पहले छोड़ चुके हो और वापस इसमें आते हो, तो वहां तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्लस सामने जो आपको पढ़ा रहा होता है वो भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे कि तुम ये काम कर सकते हो, जो काम कर रहे हो उस पर 100% आप खरे उतरोगे, लेकिन आपको ये चीजों पे ध्यान देना है। तो इस वाले जो टाइम पीरियड में कि पहले टेक्निकल पढ़ा, उसके बाद तुम वापस, क्योंकि 4 साल बीटेक करा तो पूरी प्योर इंग्लिश में पढ़े, आप दोबारा से यहाँ आते हो, तो आपके पास में वो थ्योरम जो देखने को मिली जो आपने 10th तक पढ़ा था। 10th में भी क्या होता है कि अपना सब्जेक्ट 10th तक आता है, लेकिन आप कोई भी सेगमेंट देखते हो उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। तो उसको आप कैसे अचीव करें, आपने मतलब उसको कैसे अपने को क्लियर करा कि हाँ ठीक है ये वाले बैच में मैं ज्वाइन करता हूँ, और वहां क्या क्या आपने चीजों को धीरे धीरे कवर अप करते गए? सर सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आदमी को अपने रूट्स के साथ ही रहना चाहिए। सही बात। और मैं भी रूट्स के साथ ही रहा हूँ। जैसे मैंने बीटेक तो इंग्लिश में किया है, बट मैं हिंदी मीडियम से हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड आपका 12th तक हिंदी था, उसके बाद आप इंग्लिश में? हाँ, तो मैं आज भी अगर एग्जाम देता हूँ तो हिंदी मीडियम ही प्रीफर करता हूँ। हाँ, ठीक है। तो मैं हिंदी मीडियम प्रीफर करता हूँ। दूसरी बात, वो लैंग्वेज पे कोई इशू होता नहीं है, कोई अगर इंग्लिश मीडियम से रहेगा तो इंग्लिश में कवर कर लेगा, हिंदी में तो हिंदी में कर लेगा। अच्छा, ठीक है। रूट से वो ज्यादा अच्छे से काम करती हैं, आई थिंक। आप बाद के चीजों को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और मुझे ये लगता है कि मैंने जो बैच ज्वाइन किया ना, वो फाउंडेशन बैच चलता था मैक्सिमस में, तो उसमें बेसिक सब्जेक्ट आ जाते थे अपने, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस। और मुझे एक्चुअली ये एसएससी और रेलवे के लिए ही जाना मिक्सअप चाहिए था। हाँ, इनका मिक्सअप चाहिए था। मैं एसएससी की भी एग्जाम दिए हैं मैंने। अच्छा, इसी बीच में मिड में आपने एसएससी के भी एग्जाम मैंने दिए, तो उनमें कोई पेपर वगैरह थोड़ा सा निकला होगा? कोई पेपर एक प्री निकला मेरा, उसके बाद और मुझे लगता है कि पता चल जाता है इंसान को, 2-3 एग्जाम दे देता है तो कि मैं इस एग्जाम के लिए बना हूँ या नहीं हूँ,
वो चीजें पता चल जाती। इसीलिए मैंने एसएससी को छोड़ा, फिर अलग ही छोड़ दिया, और ये वैकेंसी तो बीच में आगे ये तैयारी वैकेंसी करते आई करते। और मैं इसका वेट कर रहा था, तो मैंने उसको छोड़ा और इस पे स्विच कर लिया। उसके बाद मैं सिर्फ रेलवे के ही पेपर दिए, मैंने एसएससी के पेपर ही नहीं दिए। अच्छा, मतलब अभी जो ये लास्ट ईयर जैसे 2024 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद तुम पढ़ते जा रहे थे कंटिन्यूअसली, तो आपके इस फेस में जैसे आप रेलवे वाले पेपर निकाले, तो आपने जब तैयारी स्टार्ट करी है, तो इस तैयारी के सेगमेंट में सबसे पहले ये बताओ कि सबसे पहले मैं मेरा ही सब्जेक्ट ले लेता हूँ, मैथ को। हाँ। तो आपने मैथ को कैसे कवर अप किया? मैथ को देखो, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, तो आपको सबसे पहले वो टॉपिक करने चाहिए जैसा मुझे लगता है कि जो आपको आते हैं, थोड़े थोड़े भी आते हैं, तो आप पहले सबसे पहले उनको करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। प्लस जैसे जो सब्जेक्ट मुझे नहीं, जो टॉपिक मुझे नहीं आते थे, वो मैंने आपसे क्लास में भी सीखे हैं। फिर जो डाउट आया वो डाउट भी पूछा है। और आपको जैसे टेलीग्राम मैंने एक्सचेंज कर लिया था, तो मैं उस पर आपको क्वेश्चन भेजता रहता था, आप आंसर भेज देते थे। ऐसे करके धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया, और कॉन्सेप्ट भी, jैसे आप एक कॉन्सेप्ट लिखवा दिया, उसका एक क्वेश्चन लिखवा दिया, उनके नोट्स बना लो आप। और वो नोट्स अगर आप एक बार में भी रिवाइज कर लोगे, सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन देखा, एक एक उनका टाइप देखा और क्वेश्चन। जैसे मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट की थोड़ा सा दिक्कत होती है कि वो जब पढ़ रहे होते हैं, तो पढ़ते पढ़ते उसके बाद उनकी चीजें पहले वाली तो बैकग्राउंड में चली जाती है, मतलब वो पीछे मेमोरी में पड़ी रहती है, वो वापस उसको क्लिक करना मुश्किल होता है अपने लिए। तो उनको वापस क्लिक कैसे करें कि अब कितने टाइम बाद वो कैंडिडेट उस पीछे वाले टॉपिक को रिवाइज करे? अगर मैथ की बात करता हूं सबसे पहले, तो उसको कितने टाइम बाद रिवाइज करे जिससे कि वो एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 3 4 5 बार हो जाए टाइप उसके दिमाग में, और एग्जाम में बैठेगा तो सबसे पहले एग्जाम में उसको वो डाटा उसी टाइम पर याद आए। तो ये वाला बताओ कि कितने टाइम बाद पहले वाले टॉपिक को दोबारा से स्विच करने के लिए, कि दोबारा से उसको रीटेक करने के लिए कितने टाइम बाद उसको कम से कम वो देखना ही चाहिए? मैंने ये चीज नोटिस करी है कि बच्चे, जैसे मैथ्स की क्लास चलती है ना, तो वो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सर ने क्वेश्चन बोला और वो आंसर पे ही ध्यान देते हैं कि आंसर लिखते हैं। ट्यूशन नहीं लेते। उस टाइम चलो ठीक है, उनसे हो जाएगा, बट वो उनको रिवाइज करना चाहें तो उनको यही नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या था। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए जब भी सर पढ़ाते हैं तो आप पूरा क्वेश्चन लिखो और उसका पूरा सोल्यूशन लिखो, और उसकी एक अलग से कॉपी बना दो, और उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखो और उनका एक एक एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, ताकि जैसे ही आपका एग्जाम आने वाला हो तो आप कम टाइम में रिवाइज, कम टाइम, बहुत इजीली, बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे आप। और जो उसमें भी सारी चीजें आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ चीजें आपको आती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते हैं, सबको आते हैं, तो उनको छोड़ दो, और बाकी जो आपके लिए नए हैं उनको स्टार मार्क कर दो या हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो, ताकि बहुत इजी, बहुत जल्दी आप उनको रिवाइज कर। सेम कंसेप्ट अगर मैं रीजनिंग पे आता हूं, तो आपने रीजनिंग को किस वे में, जैसे रीजनिंग के भी मॉक लगाए आपने, मैथ के मॉक, तो मैथ के आपने टॉपिक बेस्ड मॉक लगाए या फिर ऐसे पूरा फुल सिलेबस का ही मैथ के मॉक लगाए थे आपने? जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था तब मैं सेक्शनल लगाता था उनके, रीजनिंग के भी और मैथ्स के, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहा था मैं सेल्फ स्टडी में, और पहले सेक्शनल लगा रहा था। फिर जैसे ही मैंने कोचिंग ज्वाइन करी तो मैं फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया था। और आई थिंक मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको ये पता चलता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा स्ट्रांग है, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए। और खास तौर से रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए बताइए कि मैथ और रीजनिंग का, मतलब रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मैथ और रीजनिंग का सेगमेंट वो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है? आप मतलब कि आपने जब इस सेगमेंट को देखा तो आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस में देखा होगा कि इसमें कितना पोर्शन ऐसा है कि मैं केवल इन 2 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेता हूं, मैथ और रीजनिंग। अगर मेरे को रेलवे में किसी भी पोस्ट पे जाना हो तो मैं इनको कवर करने के लिए कितना इन 2 पे काम करूं, बाकी सेगमेंट पे थोड़ा सा काम कम करूं या ज्यादा करूं? तो ये सेगमेंट बताओ अपना। देखो, मैथ्स और रीजनिंग मुझे लगता है आजकल सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। चलो पूरे कोई नहीं कर रहा, टोटल क्वेश्चन कोई नहीं करता, बट अटेम्प्ट सभी कर रहे हैं और ठीक ठाक अटेम्प्ट करते हैं। जैसे अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20-22 पे हर कोई पहुंच रहा है, हर कोई। तो आपको उनको बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि 20-22 हर कोई कर रहा है, आप बहुत स्ट्रांग बना लोगे उन दोनों सब्जेक्ट को, तो आप 30 में से 30 भी कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, 30 में से 30 नहीं तो 30 में से 29 तो कर ही सकते हो। हाँ, आराम से कर लोगे। मैंने भी इतने ही अटेम्प्ट किए थे वहां और मेरे सही भी है। और जैसे रेलवे में इम्पोर्टेंट 3 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। मैथ्स सबसे पहले, मैं जब खुद पेपर भी देता हूँ तो सबसे पहले मैं मैथ्स पे ही जाता हूँ, क्योंकि मैथ्स का फियर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। जो आना है वो आ ही जाएगा, नहीं आना है वो नहीं है। और उसमें ये है कि आप पूरे में से पूरे भी कर सकते हो और आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। उसके बाद मैं रीजनिंग पे जाता हूँ, रीजनिंग के बाद में साइंस पे जाता हूँ। ये 3 सब्जेक्ट आप बहुत बहुत अच्छे होने चाहिए आपके। बाकी फिर 4th सब्जेक्ट जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी होगी, उनमें जो जीएस आता है, जीके आता है, तो उसको तो आप ओवरऑल भी थोड़ा पढ़ सकते हो। थोड़ा कुछ टॉपिक डीप में पढ़ लो, कुछ टॉपिक ओवरऑल पढ़ लो। ये 3 बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छा, आपका जैसे मैं थोड़ा सेगमेंट में बात करता हूँ कि जैसे आप उस फाउंडेशन बेस में थे जिसमें एसएससी वगैरह की वैकेंसी की तैयारी करवाई जाए,
तो आपने जब इस रेलवे लोको पायलट का पहला पेपर दिया तो पहले पेपर में आपके पास 4 सेगमेंट होते हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके हो गया और जीएस हो गया। हाँ। तो यहाँ जैसे मैं देखता हूँ तो मैथ और रीजनिंग आपने अच्छे से कवर अप कर ली, साथ में जीएस आपने कवर कर ली। जीके का पोर्शन जो था इसके अंदर आपको उसमें कितना इंटरेस्ट होता है जीके में कि हाँ मेरा जीके थोड़ा स्ट्रॉन्ग है या मैं कैसे उसको कवर करता हूँ। जैसे इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करता हूँ करंट अफेयर आप किस वे में पढ़ते थे? एक तो सर यहाँ पढ़ा देते थे, उसके बाद तुम एडिशनल करंट अफेयर कोई ना कोई मैगजीन पढ़ते थे या फिर कंप्लीट मॉक पे ही वर्क करते थे? नहीं सर देखो, मॉक टेस्ट तो मैं बोल रहा हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ कि अच्छा, हाँ mock मैंडेटरी को है, आपको लगाना ही चाहिए, लगाना ही चाहिए। मैं बताऊंगा लास्ट में कि मैंने कितने मॉक लगाए हैं, एग्जैक्ट नंबर भी बता दूंगा मैं। मुझे लगता है कि देखो करंट जीके तो आपको पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए। आप एग्जाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इस दुनिया के बारे में जानना चाहिए सभी को, जनरल नॉलेज होना चाहिए इतना तो। और मैंने करंट जीके के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है, वो बुक मिलती है, करंट अफेयर हाँ पर मंथ आती है वो, तो मैं वो परचेज कर लेता था। उसमें जो चीजें मेरे लिए नहीं होती थी, मैं नहीं सुन रहा हूँ, उनको अंडरलाइन कर दिया, बाकी को ऐसे पलट दिया। फिर उनको धीरे धीरे बार बार पढ़ते हैं तो वो टाइम लास्ट में आके 1 घंटे में सारी रिवाइज हो जाती है। और रही बात जीके की, जीके में मैं टेक्निकल बैकग्राउंड रहा हूँ तो जीके में इंटरेस्ट बहुत कम था, याद करने में भी दिक्कत होती थी, याद कैसे होती याद नहीं करा थी जाए। चीजें। पर कुछ टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, जैसे 1857 की क्रांति हो गया, विभाजन हो गया, और ब्रिटिश कम जो शासन रहा वो हो गया, और उससे पहले मिडिएवल हिस्ट्री में भी आपकी कौन से राजा ने कहा, हाँ ठीक है, वो फिक्सेशन डाटा वाले होते हैं वो हाँ थोड़े से याद हो जाते उनको जो स्टैटिक जीके है ना वो अच्छे से फिक्स cover है, कर लो। वो वो अच्छे एक से बार कवर कर कर लो, और ये 3 सब्जेक्ट अच्छे कर लो, आराम से क्लियर कर लोगे। हैं। और इसके बाद जैसे आप मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके जीएस हुआ, तो आप जब एलपी की तैयारी करने बैठे आपने फॉर्म फिल करा, कुछ टाइम बहुत लंबे टाइम बाद इसकी प्री लगी थी, हाँ। प्री एग्जाम हुआ, तो आप जब प्री का पेपर दिए तो आप थोड़ा से मोक उससे पहले तो आपने खूब लगाए थे, मोक लगाने के बाद आप अपनी कमियां दूर कैसे करते थे कि चलो ठीक है मैं प्री दे रहा हूँ, प्री के पेपर से पहले मेरे को इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ते थे या फिर केवल और केवल हाँ ठीक है ये क्वेश्चन सोल्व करा, इसको खत्म करा, ये मेरा तैयार हो गया? ये बताओ। देखो सर, वैकेंसी तो बहुत लंबी चलती है, जैसे ये वाली वैकेंसी के फॉर्म 2024 में आ गए थे, फेब में आ गए, सेकंड वैकेंसी यही थी और अभी तक चल ही रही है। आई थिंक फेब तक जाके खत्म होगी, तो पूरे 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो गए। और रही बात कि मैं मॉक टेस्ट कैसे लगाता हूँ और कैसे उनको एनालाइज करता हूँ, कैसे टॉपिक पे आता हूँ, तो सबसे पहले तो जैसे जब भी कम नंबर बनते थे मैं आपको सीधा कॉल करता था कि सर नंबर नहीं बन रहे। अच्छा, तेरे वो घबराहट क्यों होती थी ऐसे, मतलब कि जब भी नंबर कम बनते तू सीधा कॉल करता है, मैसेज करता है, पर कोचिंग में आ जाता था कि है ना सर ये मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर यहाँ इस सब्जेक्ट में मैं क्या करूँ? तो आप प्री की अगर मैं बात करता हूँ तो आप सभी को बता दूं कि जब भी ये कैंडिडेट कभी भी अगर इसको कभी घबराहट होती, चाहे पर्टिकुलर किसी टॉपिक में हो या फिर किसी सब्जेक्ट में हो, तो एक बार ये डायरेक्टली सीधा बोलता था कि सर मैं घबरा रहा हूं इस पेपर में, या फिर मेरा पेपर है 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद। ये तमाम जैसे अभी हम बाहूंगा इन सारी चर्चा पे, प्री से लेकर के मेंस तक के साइको तक, इन सारे सेगमेंट में ये हमेशा बोलता था कि सर कैसे मैं इनको कवर कर पाऊं। तो हमेशा जब ये आता तो इसको घबराहट होती थी। तो ऐसा क्यों, मतलब कि आप बीटेक वाले लाइन से निकले हो तो आपको घबराहट होने का तो पॉसिबिलिटी, वो चांस ही नहीं बनता कि आप घबराहट, लेकिन आप ऐसे उस लाइन से निकल के आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद घबराहट हो रही है, ऐसा कैसे? सर देखो बीटेक में बहुत प्रेशर आता है। अच्छा, मैं मानता हूँ इन सब चीजों को, बच्चा प्रेशर हैंडल करना तो सीख लेता है, पर फिर भी जब आप अच्छी मेहनत कर रहे हो और अच्छा टाइम दे रहे हो तब आपको ऑब्वियसली होगा, घबराहट भी होगी। जो एक बंदा ऐसा है जिसने तैयारी नहीं करी और एग्जाम देने जा रहा है, उसको क्या घबराहट होगी? चाहे सारे गलत हो जाएं, चाहे सही हो जाएं, उसको कोई मतलब नहीं है। बस वो तो ऐसे भी बंदे होते हैं 100 क्वेश्चन आए तो 100 के 100 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, तो उस चीज से बात नहीं है। मैं जब मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी होगी घबराहट, अगर आप करेंगे या फिर कोई बच्चा करता है तो उसको होती है घबराहट। अच्छा, जैसे आपने प्री पेपर दिया, अपना प्री पेपर देने के बाद में आपका जब रिजल्ट आया तो प्री के पेपर में आप लिस्ट में नाम देके पास हो गए थे आप, और जैसे ही प्री में पास हुए उसके बाद तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो थी, जिस चीज को तुमने 5 साल पहले छोड़ दिया था, टेक्निकल फॉर्मेट। और टेक्निकल फॉर्मेट तुम्हारे लोको पायलट में जो प्री और मेन के 2 सेगमेंट होते हैं, मेंस में आपके पास में 2 पेपर रहे, दोनों में से आपको पहला पेपर तो वही था, जीके आता नहीं है, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, प्लस कौन इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला फॉर्मेट आता था। और उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट आता उसी दिन, उस सेगमेंट में आपके पास में जो टेक्निकल का थ्योरम था वो आप 5 साल पहले छोड़ चुके थे, उस लाइन से हट गए थे, तो आपने वापस उसको रिकॉल कैसे किया आपने, मतलब कहां से कैसे आप उसको कवर अप कर पाए?
मैं सेकंड पेपर में 2 पार्ट होते हैं, दो पार्ट part ए है, और part पार्ट B। बी। पार्ट ए में तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट चार होते हैं। सब्जेक्ट है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के नोट्स आपसे ही लेके गया था मैंने उन्हीं को बार बार रिवाइज किया, और टेक्निकल के भी आपसे ही लिए थे मैंने, और उनसे मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि कि मतलब आप technical क्वालिफाई कर जाए, और उसका qualify उसमें नहीं चलता। क्वालिफाई ही होता है वो। ठीक है। तो फिर बढ़िया चल रहा था, और आपने नोट्स दिए, उनको रिवाइज किया। और मैं ये बात आप लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि आप बुक्स चाहे कम पढ़ो पर उनको बार बार रिवाइज करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप अच्छा, उस चीज को तो 100% जो ये दर्शक देख रहे हैं उनको आप ये तो बताओ कि प्री पास किस प्री पास होता है, तो प्री पास होने के बाद ये थोड़ा सा कई बार क्या होता है, इस जोन से फॉर्म भरा, उस जोन से भरा, तो मैं आपको पूछूं आपने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई करा था? मैं एक्चुअली मुंबई जोन से था अच्छा, पहले। मुंबई, मतलब आप राजस्थान के हो सके मुंबई क्यों जाना चाहिए, मतलब आपने मुंबई वैकेंसी को देख करके अप्लाई करा? क्योंकि शुरुआत में तो वैकेंसी लगभग सेम थी, वो तो वैकेंसी बाद में बढ़ी थी बात। तो जब शुरुआत में वैकेंसी सेम थी तो आपने मुंबई अप्लाई क्यों करा, इसके लिए कोई खास रीजन? एक्चुअली सर रीजन था, बट अब वो चेंज हो गया है। अच्छा, आप माइंड, हाँ, क्या अब रीजन मैंने था, माइंड एक बार चेंज कर इनको लिया। बताओ दर्शकों को क्या रीजन था। पहले अभी क्या है, मेरे भैया रहते हैं नागपुर में। अच्छा, नागपुर है। हाँ, वहाँ शिफ्ट उनका हो गए बिजनेस थे। वहीं है। हाँ, वो अच्छा, वहीं अच्छा। शिफ्ट है और फैमिली भी उधर ही है। अच्छा। तो मेरा पहले प्लान था कि मैं उन्हीं के साथ उन्हें रहूं, नागपुर के साथ पर रहना। अब आगे चेंज हो गया कि नहीं, अब मुझे मम्मी पापा के साथ ही रहना है, पापा की सर्विस यही है, तो वो वहां जा नहीं सकता। अच्छा, तो अब उसके लिए आपने क्या कर रखा है अभी, ये जैसे कोई फॉर्म और फिल करे रेलवे के? हाँ, मैं स्टेशन मास्टर के लिए अच्छा, प्रिपेयर इस कर बार तो पक्का अजमेर से लगाया होगा। हाँ, इस बार अजमेर से मेरे को अजमेर अजमेर से भी किया है मैंने, और प्लस अगर मुझे पहले कोई म्यूचुअल ट्रांसफर मिल गया तो म्यूचुअल मैं पहले भी आ जाऊँ। अच्छा, चलो अब आते हैं इसके बाद सेकंड जो आपका मेंस था। मेंस में आपने अच्छी तैयारी करी, आप बार बार जब कोचिंग में आते शाम को पूछते कोई डाउट वगैरह है, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का फॉर्मेट था, 2-3 टॉपिक पढ़े भी थे आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो भी आपको, और खास वो बात अलग है कि वहां से क्वेश्चन आपके पास आए जो ड्राइंग का ही पार्ट 3 या 4 क्वेश्चन थे। और फिर आते हैं सबसे पहले आपके पास एक इंसिडेंट सुना मैंने कि आप जब मेंस देने गए तो आपका सेंटर था वहां, आप अच्छे से प्रिपेयर होके गए थे? क्योंकि तुम्हें पता है कि पहला भी पेपर था, पार्ट ए पार्ट बी में आपको टेक्निकल पढ़ना था। टेक्निकल पढ़ने के साथ में तुम्हें उसको इतना अवेयर करना था कि आप किसी से एग्जाम सेंटर पे इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते पहले। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में इतना डाटा होता है कि टेक्निकल अलग है, नॉन टेक्निकल पार्ट अलग है। टेक्निकल वाले में आपको मेन कंसेप्ट क्या है कि टेक्निकल 5 साल बाद में था और आपने अच्छे से पढ़ा, लेकिन उतना वो रिकॉल होता नहीं है। अपने को 27.5 नंबर के लगभग लाने होते हैं, 35% नंबर लाने होते हैं, ठीक है। 75 नंबर का आपका टेक्निकल पार्ट था, तो टेक्निकल पार्ट था और आप अच्छे से रिकवर करके गए थे। लेकिन हुआ उस दिन ऐसा, जैसे आप बता रहे थे कि सेंटर पे जाने के बाद आपका जो इंसिडेंट आपने देखा कि वैकेंसी सेंटर पे जाने के बाद 3 घंटे तुम्हें बैठा दिया गया मेंस वाले दिन, जहां तुम्हारा सेंटर था। कहां था आपका सेंटर? मेरा दिल्ली आया था। अच्छा, दिल्ली आपका सेंटर था। आप 3 घंटे बैठे रहे और 3 घंटे बैठने के बाद उस सेंटर में आपको यह बोला जाता है कि आपका पेपर नहीं लगेगा। तो उस टाइम पर आपकी सिचुएशन माइंड की क्या थी? क्योंकि देखो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि साहब मैं तैयार होके गया था, मैं पिछली बार तैयार होके गया था अच्छे से, पिछली बार हमारा पेपर रद्द हो गया, मैं उसको पढ़ लेता, उसमें लग जाता, लेकिन इस बार दोबारा भर्ती लगी तो उस वजह से मैं नौकरी नहीं लग पाया। तो ये वैकेंसियों का दौर है, कईयों के दिमाग में ये होता है कि सब पहले वाले में अच्छे तैयारी कर रहा था, बाद में मेरा कम तैयार हुआ, पहले ही पेपर लग जाता तो मैं नौकरी लग जाता। तो आपने जब ये फेस किया कि आप गए वहां पे और आपने 2 घंटे तक उन चीजों को नोटिस करा कि 2-3 घंटे बाद हमारा पेपर नहीं है और हम दिल्ली जितने दूर जा रहे हैं सेंटर पे, और ये बोला जा रहा है कि आपकी एग्जाम रद्द करी जाती है, कैंसिल करी जाती है किसी कारणवश, तो आपके उस टाइम पर माइंड क्या रहा होगा? सर एक्चुअली देखो, इसमें तो फिर भी 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो बच्चा प्रेशर में तो कोई एग्जाम देने जाता है और प्रिपेयर करके जाता है, प्रेशर में तो तब भी रहता है। और आपको एग्जाम सेंटर के बाहर कुछ बंदे ऐसे मिलते हैं जो आपके मजे लेते हैं या फिर लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, तो आपको पता चल जाता है ये बंदा कैसा है, आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। और मैंने तो किसी से नहीं की थी, वह जैसे तैसे करके एंट्री करी और बैठे वहां, पेपर नहीं आया 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। वो बोल रहे थे कि टेक्निकल इश्यू। बाद में उन्होंने 2-2.5 घंटे बाद बोला कि आपका पेपर अभी नहीं होगा, आपके पास नोटिस आ जाएगा कि कब एग्जाम होना है। तो बाद में जब हम आए तो पता चला कि अब पता नहीं वो अफवाह थी या रियल था कि पेपर कहीं आउट होने वाला था, इसलिए एंड टाइम पे कैंसिल कर दिया। और टेक्निकल का तो ये कि
आप टेक्निकल में अगर सारा नहीं पढ़ सकते हो, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आप छोड़ चुके हो उस चीज को और आपके नंबर भी नहीं जुड़ने हैं इस चीज के। आपको सिर्फ अच्छा, टेक्निकल वाले के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते? हाँ, इसके केवल नहीं जुड़ते, क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्वालिफाइंग नेचर है और पार्ट ए की वजह से आप सीधा पार्ट एक ए पे आपका साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट होता है, साइको टेस्ट तीसरा आ गया। हाँ, इसके बाद साइको टेस्ट होता है। तो मतलब आपको टेक्निकल इतना ही पढ़ना है कि आप उसको क्वालिफाई कर लो, और इतना लोगों के भी बातों में नहीं आना है। मैंने एक बंदे से बात करी, वो भी उसकी तैयारी कर रहा था लोको पायलट की, तो मैंने उससे पूछा कि भाई टेक्निकल कैसे पढ़ना है, तो उसने बोला कि जब ITI वाले पास कर लेंगे तो क्या ही लेवल आएगा टेक्निकल का। तो मैंने कहा ठीक है, पर मेरा ये रहता है कि सबकी सुन लो, पर करनी अपनी खुद की है, अपन जितना कर पाते हैं उसी पे ठीक है। तो मैंने सोचा कि छोड़ना तो सही नहीं रहेगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं, पर पढ़ते हैं। फिर तो आपने वो पेपर जैसे डेट नहीं आई, फिर भी आप कंटिन्यू लगे रहे? हाँ, मैं कंटिन्यू लगा रहा, एग्जाम तो होना है चाहे कब भी हो। हाँ, तो मैं उसमें लगा रहा, और जैसे पेपर हुआ, उसका रिजल्ट आया, तब मुझे पता चला कि जिस बंदे ने मुझे ये राय दी थी, वो खुद ही पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर पाया। और ऐसे केस में बहुत बार आपको देखने को मिलता है कि हमें कई बार क्या होता है कि कोई राय देता है, पढ़ रहे होते हैं, मिड में होते हैं, 70% हमारा कवर हो चुका होता है, कोई हमें राय देता है, अब उसकी राय लेनी या नहीं लेनी, या उसकी जो थॉट होती है वो आपको अपने दिमाग में, अपने जीवन में लानी या नहीं लानी, वो तुम्हारे खुद में दिमाग पे होता है, या हमने कितनी मेहनत करी उस पे होता है। तो अब आते हैं हमारे आपकी जो मेंस की जर्नी है। मेंस जैसे तुम्हारा क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई होने के बाद तीसरा सेगमेंट जो आपका आता है, कौन सा आता है? साइको का। तो साइको के आपके लिए फर्स्ट टाइम था वैसा केस? हाँ सर। तो आपने सबसे पहले मेरे को बोला कि साइको कैसे कवर अप होगा, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पहले आपको क्या पूछा मैंने कि मार्क्स तेरे कितने हैं? हाँ, ये तो आपके जो मेंस के मार्क्स थे, तो मैंने सबसे पहले आपको तेरे क्या बोला था, बता। मेरे जो मार्क्स आए थे, सर ने मुझसे पूछा था कि मार्क्स कितने बन रहे हैं, तो मैंने उस टाइम पे हमारा वो नहीं हुआ था, नॉर्मलाइज होके स्कोर आता है ना, जो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं उनके बाद बढ़ता है, तो उस टाइम मेरे थे 83.7 ऐसे कुछ करके थे, और जैसे ही नॉर्मलाइज होके आए तो वो 85.77 हो गए थे। तो सर को मैंने जैसे ही बताया कि मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं, तो सर ने बोला कि तू टेंशन मत ले, रिजल्ट उन्होंने ऐसे एग्जैक्ट डाला नहीं था कि उसमें साइको में कितने मार्क्स आने चाहिए, ऐसा कुछ। तो मैं उस चीज को लेके टेंशन में था कि साइको में कितने नंबर लाऊं ताकि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और साइको जब मैंने पहले तो कभी दिया ही नहीं था, मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था उसी पे, तो उसपे लगाते लगाते जब मैंने स्टार्ट किया 1-2 दिन हुए तो ऐसे लगा बहुत कम बन रहे थे, अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा था। तभी मैं कोचिंग आया था कि मेरा कॉन्फिडेंस भी नहीं बन रहा है और पेपर भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर ने बोला था कि तू लगाता रहे, एटलीस्ट लगाता रहे, तू धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और उसमें एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी माइंड, आप कितना सोचते हो, और आपका हाथ कितना स्पीड से उस माउस को वर्क करवाता है, आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। तो आपने कितने मॉक लगाए थे साइको के अप्रोक्स? मैंने सर अप्रोक्स लगाए थे 110 प्लस लगाए 110 प्लस लगा दिए थे आप? 90 के प्लस तो मैंने, जब मेरा साइको में भी एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, मतलब आप साइको देने गए जब सबका साइको साथ में लगा था, तो आपके दोबारा से वहां इंसिडेंट हुआ? ये वाला हुआ था 15 अगस्त को हुआ था, 15 जुलाई को हुआ था। पहला 15 जुलाई को हुआ था, तो मेरा यही सेंटर पास में ही था। अच्छा। तो हम लोग गए वहाँ, साइको टेस्ट स्टार्ट हुआ, एंट्री वगैरह हुई, और उसमें पहला पोर्शन होता है मेमोरी का। अच्छा, मेमोरी का। हाँ, मेमोरी का एक सीट दिखाई जाती है, उस पे क्वेश्चन होते हैं, फिर वो पेज हट जाएगा और उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा। जैसे ही वो मेमोरी पेज खुला, मैंने मेमोरी पेज देखा, उसका टाइम 2 मिनट का होता है, 2 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुए, कंप्यूटर बंद। अच्छा, आपको कंप्यूटर बंद हो गया वहां पे एकदम से? वो तो ऐसे सुनने में आता है कि कंप्यूटर बंद हो गया, उसके बाद जहां से स्टार्ट होगा तो टाइमिंग वहीं से स्टार्ट होता है, तो ऐसा हुआ था या फिर थोड़ा टाइम आगे निकल चुका था? टाइम भी सर उसमें थोड़ा सा आगे निकल चुका था, प्लस वो मेमोरी के क्वेश्चन थे, तो कंप्यूटर बंद होके स्टार्ट होने में 7-8 मिनट लग गए थे। इतने में तुम्हारा वो थोड़ा सा मेमोरी डाटा याद थे, वो सारे डेटा तो चला ही जाता है, पर मैं एकदम कंसंट्रेट था। मैंने उस लैब टेक्नीशियन पे भी ऐसे गुस्सा नहीं किया कि ये क्या हो गया, ऐसे। अगर मैं उस टाइम गुस्सा करता तो शायद मेरा पेपर उस टाइम पर ही वो खराब हो जाता वहीं पर। और उस टाइम हमें ये भी नहीं पता था कि पेपर दोबारा होगा क्या। अच्छा। फिर मैंने अटेम्प्ट किया उसको, उन्होंने स्टार्ट करके दिया। अच्छा, उसी टाइम पे तुम दूसरा अपने आप को काम डाउन करा? हाँ, मैं एकदम शांति से बैठा था, मैंने उनको बस इशारा किया कि मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, वो आके लगे हुए थे। अच्छा, 15 जुलाई को आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ? हाँ, 15 जुलाई को मैं जैसे ही पेपर देके आते ही मैंने आपको कॉल करके बताया कि फिर से मेरा वो बंद हो गया। बाकी पेपर अच्छा हुआ था मेरा, मैंने 225 किए थे। 225 है, 226 में 226 थे अपने पास। अच्छा, फिर उसके बाद पता चलता है अगले 1-2 दिन बाद नोटिस आता है कि
ये जो जिनका कंप्यूटर बंद हुआ है उनका दोबारा से री एग्जाम होगा। तो मतलब आपने मतलब कि एलपी की एग्जाम पहले प्री भी 2 दिए या फिर 1 दिए? तो ये तो एक ही था, मेंस 2 टाइम। अच्छा, मतलब एग्जाम सेंटर पे तो 2 टाइम चले। अच्छा, मतलब ये जो आपकी जो जर्नी थी वो 12th से डबल में आ रही है। हाँ, ये बात मतलब बोल सकते हैं। 12th में आप 2 बार दिए एग्जाम, चल ही रहा था। उसके बाद कॉलेज में 4 साल में बैक के साथ अगेन डबल हो गया था। बस प्रीस का तुमने एक बार दिया, मेंस में 2 बार सेंटर पे चले गए। और ये जो आपका साइको का पेपर था ये आपने 2 बार दिया। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका साइको हुआ उसके बाद दोबारा डेट आती है, तो दोबारा डेट आती है तो आपका उस बीच दोबारा आपको क्या लगा कि आपके कोई ऐसे जो होता है ना, बाई लक बोलते हैं कि लक खराब है मेरा, कि ये मेरी किस्मत है, चल क्या रही है, ऐसे दिमाग में कभी थॉट आए नेगेटिव आपके कि हर वहां भी ऐसे हुआ था, यहाँ साइको में भी ऐसा ही हो रहा है? तो उस टाइम पर आपने अपने आप को कैसे कवर अप करा, कैसे वहां से हटकर तुम बाहर निकले? देखिए, लक काम करता है, कभी कभी लक भी काम करता है, बट ये तो टेक्निकल चीजें हैं, हो जाता है ग्लिच, कुछ भी हो जाए उसमें। बाकी मैंने जैसे दोबारा साइको के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। 45 डेज दुबई मिले थे तो उसको दोबारा से पहले ये डिसाइड ही नहीं था कि अब दोबारा कब होगा, उन्होंने बताया ही नहीं था कुछ, तो सोच रहे थे आज होगा, कल होगा, 10 दिन पहले आएगा। कर रहा था। हाँ, रेस्ट पे तो अपने आप आ जाता है, माइंड अपने आप रेस्ट पे चला जाता है कि अभी तो नोटिस ही नहीं आया कि कब होना है एग्जाम। तो बैठे रहे, फिर धीरे धीरे क्या है, माइंड में नेगेटिव थॉट भी आना शुरू हो जाता है कि यार इतना टाइम हो गया नहीं करवा रहे हैं, और धीरे धीरे आप तैयारी करना भी कम कर देते हो। जैसे ही आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, तो आप कम करते हो। फिर अचानक से नोटिस आया कि आपका 10 दिन बाद एग्जाम है। फिर हमारा 31 अगस्त को हुआ। हाँ, वो भी सेम सेंटर था, बट उसमें लैब दूसरी आ गई। तो मैं थैंकफुल था कि अब की बार एटलीस्ट लैब तो दूसरी आई। अगर वही होती तो कहीं फिर से वही गड़बड़ नहीं। फिर वो माइंड सेट तो होता है कि ये वही सेंटर था जहाँ मेरा कंप्यूटर थोड़ा गुस्सा होता है दिमाग, तो थोड़ा लगता है कि आज भी ऐसा ना हो जाए कि मुझे इनके ग्लिच की वजह से दोबारा आना पड़ रहा है, वरना। बट आपके मेंस में स्कोर अच्छा था। तो ये जैसे ये साइको वाला इंसिडेंट है, अभी जैसे देख पा रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि साइको में थोड़ा सा उनका जैसे आउट ऑफ बाहर हो गए या फिर जैसे नंबर कम आए। तो इस साइको के ग्लिच से बचने के लिए क्या इंसान अगर मेंस में अपना स्कोर अच्छा कर ले तो उसको इस साइको से कभी डरने की जरूरत है? सर देखो, साइको में आपको टी स्कोर लाना होता है, और टी स्कोर में एवरेज भी काउंट होता है। एवरेज भी काउंट होता है, और उस इस बार तो शायद शिफ्टों को भी उसने एवरेज कन्वर्ट कर दिया। शिफ्टों को भी कर दिया था। बाकी का तो उनका था कि एक ही शिफ्ट में होगा, तो कंप्यूटर ग्लिच की वजह से दोबारा हुई थी। हाँ, इसी वजह से हुआ था। बाकी देखो 42 प्लस टी स्कोर आना चाहिए आपका, तो आप इतना कम भी नहीं कर सकते उसमें कि 42 स्कोर नहीं आया। अगर 42 स्कोर नहीं आया एक भी सेगमेंट में, 5 सेगमेंट होते हैं, तो अगर 42 स्कोर नहीं आया तो फिर आप बाहर हो जाओगे वहीं से। तो और अच्छी बात है, हाँ, आप जितना अच्छा स्कोर लेके आते हो CBT 2 में, पार्ट ए में, पार्ट ए में, बी में तो अपने वो बी तो क्वालिफाई करना होता है। तो पार्ट ए में जितना बढ़िया स्कोर होगा उतनी अच्छी बात है आपकी। अगर साइको में अगर आपके कम 42 ही बन रहे हैं तो भी आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसलिए बढ़िया है कि आप पार्ट ए में बढ़िया स्कोर बनाओ। उसका 70% फाइनल मेरिट के लिए जब कट ऑफ रिलीज करते हैं तो उसमें 70% उसका जुड़ता है, और 30% साइको टेस्ट करता है। तो आपके कितने मार्क्स हैं साइको में? मेरे साइको में 21.90 है, और उसमें 85 पॉइंट समथिंग थे। अच्छा, तो आपकी जैसे पहले जो आप मुंबई जोन से थे, तो आपका जैसे साइको के बाद जो लिस्ट आती है उसमें आपके रोल नंबर, तो यहाँ जैसे लगभग कितनी सीटें थी आपके जोन में? हमारे जोन में सर 1700 प्लस थी। 1700 टोटल ओवरऑल सारी कैटेगरी को मिलाकर? हाँ, सब कैटेगरी। हमारे में 3 जोन है एक्चुअली। सेंट्रल रीजन है, साउदर्न रेलवे है, और साउथ ईस्टर्न है। साउथ ईस्टर्न है, हाँ सर। तो इस वाले फॉर्मेट में आपने जब फाइनल लिस्ट में नंबर देखे तो वहां तो केवल और केवल 1 टाइम थे, यानी जितनी वैकेंसी उसका उतने ही 1 टाइम लिए था। मतलब डबल वगैरह या फिर जो 1.5 ऐसा कुछ नहीं लिया था उसने, पूरा 1 टाइम लिया था कि साहब ये सारे कैंडिडेट हैं, ये इसका मेडिकल होगा। तो आपकी जैसे इतनी चीजें आपने पढ़ी, खूब मॉक लगाए, अपने मॉक लगाए, तो आपको पता है कि या तो आपने मोबाइल में लगाए होंगे या कंप्यूटर पे लगाए होंगे या फिर टेप पे लगाए होंगे। तो आपको पता है कि वहां से आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ सर, पड़ता है। तो मैंने यहाँ जो मैं सुन पाता हूँ कि लोको पायलट में आंखें आपकी 6x6 होनी चाहिए सर। रेलवे तो उसके लिए आपने आपकी पूरी अगर आपने आंख चेक करवाई तो उसमें 6x6 थी या फिर थोड़ा बहुत डाउनफॉल था? नहीं, थोड़ा मेरा पार्शियली 6x6 था। अच्छा, पर ऐसा है कि जैसे मॉक टेस्ट लगाना भी जरूरी था। अगर मेडिकल तक पहुंचेंगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा। सही बात है। तो मैं उसके लिए पहले वहां तक तो पहुंचे, तो मैंने साइको टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट खूब लगाए। टोटल मिला के मेरे 110 प्लस हो गए थे आराम से। फिर आंखों में थोड़ा सा था प्रॉब्लम, तो मैंने ट्रीटमेंट भी लिया था कहीं से, और साथ में जैसे मैंने खाने का भी कुछ इम्प्रूव किया, दाल वगैरह ज्यादा खाना, पालक ज्यादा खाना, और जूस शुरू किया, जैसे आंवले का, चुकंदर। और उस टाइम पर मोबाइल से दूरी, और उस टाइम पे मैंने सभी चीजों की प्रिपरेशन छोड़ दी थी।
अच्छा, कि आप पढ़ना किसी भी चीज के लिए नहीं है, सिर्फ करंट जीके की बुक लाता था, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी वो पढ़ता था। और इस बीच में जैसे आप ये बताओ कि जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे जैसे अपने सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, वेब सीरीज वगैरह देख रहे होते हैं, तो आपने क्या पहले के टाइम पे भी मोबाइल को ज्यादा यूज करा था? क्योंकि एक लंबे टाइम पे कोई इंसान अगर मोबाइल देखेगा या फिर कोई अपने जब भी स्क्रीन को चेक करेगा, स्क्रीन को लंबे टाइम तक देखता रहेगा, तो उस टाइम पर उसकी आंखों में कोई लोको पायलट वगैरह बनना चाहता है, स्टेशन मास्टर बनना चाहता है, उसकी आंखों पे 6x6 या 6x9 चाहिए होती है, तो लोको पायलट में तो खासतौर से 6x6 चाहिए होती है, तो उसकी आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उन सब के लिए आपकी तरफ से क्या राय है कि कितने टाइम बाद उसको थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बना लेनी चाहिए? मुझे लगता है जैसे ही आपका साइको का रिजल्ट आता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि आप डीवी और मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो गया। उसी टाइम पे आपको 1-2 दिन यूज करो, आपको जो भी जहाँ की मेरिट देखनी है, कितने बच्चे कहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, वो सब चेक करो। बाकी उसको रख दो, फोन को कीपैड फोन यूज करो, और खाने पीने का बढ़िया अच्छा सा वो मेन्यू बनाओ, और जूस वगैरह स्टार्ट करो। आंखों की एक एक्सरसाइज भी देखी थी मैंने, यूट्यूब पे देखी थी, वो आंखों को घुमाने वाली है, वो उन सबको यूज करो। लिब्रिकेंट यूज कर लो। ठीक है। और कहीं बाहर जाते हो तो तेज धूप से बचो, काला चश्मा पहन सकते हो, या फिर स्क्रीन टाइम अगर ज्यादा भी हो रहा है तो आप स्क्रीन का भी चश्मा आजकल 0 पावर का आता है, तो वो भी यूज कर सकते हो। तो मैं उन तमाम स्टूडेंट को जो लोको पायलट की तैयारी कर रहा है या फिर जो कैंडिडेट है स्टेशन मास्टर की तैयारी करे, वहां ध्यान रखिएगा कि आप क्वालिफाइंग कर लें, और कहीं अगर आपकी आंख जो है, आपकी आई कांटेक्ट जो वो 6/9 या 6/6 नहीं है, तो इसका मतलब आप वहां से बाहर हो जाओगे। तो उनसे बचने के लिए, क्योंकि अभी जैसे सारे एनटीपीसी के फॉर्म भरवा दिए गए, एलपी का पहले भरवा दिया गया है, इन सारे वैकेंसी अगर शायद इस बार थोड़ा स्पीडली काम होगा तो लगभग 5-6-7 महीने में कवर अप हो जाएगा, क्योंकि हर साल रेलवे की वैकेंसी आने वाली है। तो आप उन सभी को ये गाइड कर रहे हो कि हाँ आपको ये काम करना चाहिए, आंखों पे भी पहले से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम तक आंखों पे ध्यान नहीं दे पाओगे तो एक टाइम बाद वो आंखें थोड़ी सी ज्यादा डाउन हो जाती है, तो उनको कवर अप करना। क्योंकि जैसे देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से लगभग हर एक पैनल में से, आप बताओ कितने अनफिट होते हैं मेडिकल में? देखो हमारे अभी पैनल निकला है तो उसमें अप्रोक्स 66 बंदे हैं, उनको मेडिकली अनफिट कर दिया 66 को। हाँ, और 50 के अप्रोक्स है उनको होल्ड पे रख दिया। अच्छा। तो वो हो सकता है किसी का मेडिकल का भी इश्यू हो सकता है, और किसी का किसी डॉक्यूमेंट का भी। तो आपको अगर लोको पायलट, अगर आपने ड्रीम बना लिया है कि लोको पायलट का एग्जाम देना है, उसको क्लियर करना है, लोको पायलट का मेडिकल A1 का होता है, जो रेलवे में टॉप का जो मेडिकल है वो रेलवे ALP का ही है। तो आप आंखों के लिए थोड़ा ध्यान रखो। अगर आपका स्क्रीन टाइम अगर आपको यूज करना पड़ भी रहा है तो आप चश्मा यूज करिए, उसके लिए स्क्रीन का आजकल चश्मा आता है। चलो, आपने ये सारी बातें बताई, अब मैं बात करता हूं कि आपका जैसे फाइनल लिस्ट में नंबर आया तो आपकी उस टाइम पर रिएक्शन क्या था? आपने सबसे पहले अपने गार्जियन को बताया, अपने मम्मी पापा को बताया, और आपने बताया जैसे कि आपके घर में सबसे बुजुर्ग इंसान है दादी जी जो आप बता रहे हो, तो उनके जो फेस कट है उनको पास आप गए तो उनको क्या लगा उस टाइम पे कि मैं मतलब सेलेक्ट हो चुका हूं और इतने दिन से मेहनत कर रहा था, और लगभग हर एग्जाम को 2-2 बार मैंने दिया है, ठीक है? तो जैसे सिलेक्ट होते हो तो आप सिलेक्ट हुए तो सबसे पहले अपना एक्सप्रेशन कि आपने कैसा फील करा, फिर आपको क्या लगा कि ये खबर मेरे को सबसे पहले किसे देनी चाहिए? मैं जब रिजल्ट आया था तो मैं यहीं था, सीकर में ही था अपने रूम पे। तो जैसे ही रिजल्ट मैंने देखा तो मैंने सबसे पहले अपने पापा को फोन किया था। तो पापा ने बोला बहुत अच्छी बात है बेटा, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, और घर पे मम्मी को बता देना, वो ऑफिस में थे उस टाइम पे, और मेरे अंकल हैं 2, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है उन्होंने, उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी साथ हैं, वो फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब वो मेरे दोस्त की तरह है। अच्छा। अंकल हैं तो दोस्त की तरह हैं, मैं सब चीजें शेयर कर लेता हूँ उनसे, और वो भी करते हैं मुझसे। तो मैंने उन दोनों से बात करी तो वो भी बहुत खुश हुए, और उसके बाद मैंने अपनी दादी से बात की। जो घर में जो बुजुर्ग इंसान होता है ना, वो इतना खुश होता है जितना कोई नहीं होता है, क्योंकि वो उस कैटेगरी में रहता है कि उन्हें कुछ आप अखरोट बादाम तो खिला नहीं सकते उस टाइम पर, ठीक है? बस उनको ये खुशी होती है कि हाँ मेरा पोता या मेरी पोती जो है वो जॉब लग गई है या लग गया है। क्योंकि सबसे बड़ी, जहां तक मैं मानता हूँ, ये सबसे घर में अपने जो सबसे बुजुर्ग इंसान होता है उसके सबसे बेस्ट जो पार्ट होता है खुशी का, वो सबसे बढ़िया लम्हा यही होता है कि उसका पोता या पोती अगर जॉब लग गए, और लग गए उनकी खुशी वहां तक उनके पहुंच जाती है। तो उसके अलावा अखरोट बादाम तो खिला नहीं सकते उनको। नहीं। तो दादी का यही रिएक्शन था कि बहुत अच्छी बात है बेटा, तो इतने दिन से मेहनत कर रहा था तो नंबर आ गया तेरा।
और एक्चुअली मेरे दादाजी नहीं है, तो उनका दूसरी बात यही बोली उन्होंने कि आज तेरे दादाजी होते तो वो भी बहुत खुश होते। वही तो है भाई। और दादी ने जब से ये चीज सुनी ना, तब से वो थोड़ा उनका वेट भी बढ़ना शुरू, उन्होंने खुद ने बताया मुझे कि जब से मैंने ये सुना है ना, तो इतनी खुशी हुई है कि मेरा वेट भी बढ़ रहा है, 1 किलो वेट बढ़ गया उनका। तो घर पे गया तो उनका अलग ही लाड चाव था, काफी टाइम तक पास में बिठा के रखा, बातें की, पुरानी अपनी बातें बताई अपनी टाइम की, अब ऐसे करना, ऐसे सही रास्ते पे चले तो ये हो गया, ये हो गया, वो सब अच्छा, मतलब बता रही थी जो वो। अब आगे की जर्नी के आगे लिए आपको क्या थोड़ा सा करना है, अवेयर कैसे करा गया है कि करना आप है ना इस वे में भी गलत रास्ते मत चल लग जाना, हाँ। जो वो लग जाओ उसके बाद में। और अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना, मम्मी पापा के साथ रहना भी चाहिए इंसान को। और मैं भी अभी जैसे अभी आज यहाँ हूँ कोचिंग में, तो मैं अभी घर निकल जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि सभी को अपने मम्मी पापा से जुड़े हुए रहना चाहिए। और सबसे जो बुजुर्ग इंसान होता है उसको एक बस जॉब लग जाए, ये गवर्नमेंट जॉब लगे, सेटल हो गया, तो ये खुशी मिलती है उनको। हाँ, आप उसको उनको कुछ भी बोलो नहीं बोलो, अगर उनका पोता जॉब भी लगा हुआ है, अगर वो उनसे रोजाना बात नहीं भी हो रही है, तो भी वो बहुत खुश रहेंगे कि हाँ अपना पोता लग गया। ठीक है। गांव में बोलेंगे कि उसका पोता लग गया, उनका ड्रीम यही रहता है कि गांव में ये चीज बोलना चाहिए। तो ये मेरी दादी भी बोलती है। अच्छा, अब आते हैं हम अगला हमारा कंसेप्ट जो है, जैसे आपने ये अपनी जर्नी बताई कि आप किस वे में किस किस पड़ाव से आपने कंटिन्यूसली जारी रखा, कौन कौन आपके साथ में था और आपने किस वे में मॉक वगैरह लगाए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अभी जो लोको पायलट की जो एग्जाम आने वाली है या एनटीपीसी, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने एलपी के साथ अभी जैसे एनटीपीसी का फॉर्म फिल करा है, वो किस वे में करा आपने, मतलब एनटीपीसी का फिल क्यों करा है, क्या रीजन रहा होगा, क्योंकि आप तो जॉब लग चुके हो। सर मैं जॉब लग चुका हूँ, पर मैंने जैसे बताया कि भैया तो महाराष्ट्र में है, बट मम्मी पापा यहीं रहते हैं। अच्छा, तो और मुझे उनसे ज्यादा लगा हुआ है, तो यहाँ आपको मतलब वो सीकर मुझे वापस यहाँ भी आना जैसे है, राजस्थान में वापस आना है। हाँ। प्लस जैसे स्टेशन मास्टर की जॉब है, वो उससे अपर है थोड़ी। अच्छा, उससे थोड़ा सा पहले वाला उसका थोड़ी सुकून की भी है, उससे ज्यादा टाइम मिलता है उसको। तो इसके लिए मैं, और अजमेर से मैंने जोन भी चेंज कर दिया अपना, कि मैं दूसरे जोन, घर वाले जोन में ही जा रहा हूँ, इसके लिए मैंने। चलो अब आते हैं इसकी अगली कड़ी पे। अब मैं उन सभी दर्शकों को आप बताइए कि अगर आप जैसे अभी लोको पायलट की एग्जाम आने वाली है, तो सबसे पहले इस बार एलपी का फॉर्म भरवाया था, तो सबसे पहले एग्जाम भी किसकी होगी, एलपी। मेरे हिसाब से दिसंबर या जनवरी के मिड तक इस पहले वाले का काम खत्म हो जाएगा। और अब जो सारी वैकेंसी है वो सारी की सारी कौन सी होगी, एलपी से वापस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो आपको मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड लग रहा है कि मार्च या अप्रैल से आपकी प्री से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो प्री इस 4 महीने का जो टाइम है, जो इंसान कंटिन्यूसली तैयारी कर रहा है, या जिसने एएलपी का इस बार फॉर्म भरा है, या किसी की अगर आईटीआई वगैरह चल रही है, या आगे अगर वो भरना चाहता है, क्योंकि हर साल वैकेंसी आएगी, रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया इस बार, तो इसमें वो क्या करे, उसका डेली रूटीन क्या रहना चाहिए। अगर वो कोचिंग कर रहा है या सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसका डेली रूटीन क्या रहना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद में बारे में दर्शकों को बताओ, या तमाम उन सभी वैकेंसियों की तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि आपने वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करा है जिसमें कि एसएससी की करे कोई इंसान, चाहे रेलवे की करे, चाहे किसी भी सेगमेंट की तैयारी करे। तो आप बताओ उसके लिए डेली रूटीन क्या रहना चाहिए और किन चीजों से अवेयर रहना चाहिए कि उन चीजों से थोड़ा दूरी बना के रखें, उसके बारे में दर्शकों को बताओ। देखो, 2 चीजें हैं आपको। एक तो अगर आप अगर कोचिंग कर रहे हैं, और एक अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, तो कोचिंग में जो पढ़ते हैं ना, उसको पढ़ाई नहीं बोल के घर पे जाके सेल्फ स्टडी करो ना, उसको आप टाइम दो। और मुझे लगता है 5 से 6 घंटे आपको देने ही चाहिए। आप अगर घर से कंटिन्यूटी बना के रखिए। हाँ, और उसको 5 से 6 घंटे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पढ़ने को तो 10-12 घंटे भी पढ़ लोगे, पर 5 से 6 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कंटिन्यूटी बना के रखो। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक 5 घंटे तो एटलीस्ट बना के रखो। और लोको पायलट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले मेरा ऑल द बेस्ट। और दूसरी बात है, उसमें स्टार्टिंग में 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके। तो आप मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ो, और आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है और ये स्ट्रांग है। तो जो वीक है उसको 2 घंटे दे दो और बाकी में 1-1 घंटा लगाओ। ठीक है। तो ऐसे करके आप कवर अप कर सकते हो। और जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं वो मॉक टेस्ट, और हाँ, मॉक टेस्ट तो सभी को लगाने हैं। स्टार्टिंग में आप अभी अगर आप मॉक टेस्ट लगाओ, अगर 2026 की वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। वीक में 2 मॉक टेस्ट लगा लो। अच्छा, पीवाईक्यू का कितना रोल होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का कितना रोल होता है? जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करी है, जैसे मान लो कि आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चन निकाले, तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपने अगर कवर कर लिए, तो आपको उस टाइम पर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता? रेलवे में क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करे अगला, ये बताएं। रेलवे में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% ही रिपीट होते हैं, बट रिपीट होते हैं।
तो आपको आपके पास फ्री टाइम है, अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हो तो PYQ देख लो। आजकल बुक्स आती हैं जिनमें बहुत पुराने पुराने एग्जाम के सभी शिफ्ट के PYQ मिल जाते हैं, मैथ रीजनिंग छोड़ के बाकी साइंस के और जीके के मिल जाते हैं आपको। तो आप वो लगाते रहो और उसमें भी वो चीजें अंडरलाइन करते रहो जो आपके लिए नई है। जो आपको पता है उसको क्यों अंडरलाइन करना, बाद में उसको पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा आपका। और इसके बाद आते हैं हम कि अगर किसी का कोई टॉपिक वीक है, जैसे मान लो कोई मैथ में स्ट्रॉन्ग है, कोई रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग है, कोई जीके में स्ट्रॉन्ग है, कोई जीएस में जनरल साइंस में स्ट्रॉन्ग है, और उसमें से अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लेकिन कोई एक वीक पॉइंट है, तो उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा या फिर उस वीक वाले को थोड़ा अवॉइड करें? देखो सभी के सभी सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, किसी ना किसी का एक या दो कमजोरी होती ही है सबकी। तो मुझे लगता है कि जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसमें से आप उसको पूरे को मत छोड़ो, पहले तो उसके कुछ टॉपिक ऐसे उठाओ जो आपको पहले से आते हैं या थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानते हो, तो उन पे थोड़ा सा और काम करोगे तो वो आपके कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपके कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो आप उनको टोटली मत इग्नोर करो, उसमें से कुछ चीजें उठा लो जो इजी हैं, ताकि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है, एवरेज क्वेश्चन भी आ गया तो आप वो तो कर सकते हो एटलीस्ट। जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, सांख्यिकी में आप आराम से 2-3 फॉर्मूले देख के चले जाओ, आराम से उसी में हो जाता है ये चीजें। तो वो बच्चों को थोड़ा टफ भी लगता है, लेकिन वो है बहुत इजी। आप 2-3 फॉर्मूले अगर उसके देख लोगे ना तो आप आराम से कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ क्वेश्चन, कुछ ही फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है पैटर्न उस चीज का, तो आप ऐसे करके उनको कवर अप कर सकते हो। और जिस सब्जेक्ट का आपका ज्यादा वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, मॉक टेस्ट में भी थोड़ा ज्यादा ध्यान से क्वेश्चन करिए। जरूरी नहीं है आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो स्टार्टिंग से ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो। हाँ, जो कम होते हैं वो वहां से स्टार्ट हाँ, वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और अब आते हैं हमारे अगले फॉर्मेट पे कि जो स्टूडेंट बार बार एग्जाम देता है और मान लो कि वो तैयारी भी कर रहा होता है लेकिन कुछ प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाता और बार बार फेल होता है तो वो क्या करता है कि मैं इतनी बार पास हो गया या इतनी बार फेल हो गया, मेरा शॉर्ट टाइम ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। जैसे आप को मैं मोस्टली देखूं तो आप तो लगभग 2-2 बार ही एग्जाम देते आ रहे हो, तो आपने इतने फेलियर के बाद में आपने सक्सेस पाई है, तो ये इस मिड में जैसे आपके हर बार वो दिमाग में टेंशन होता था नहीं होता था कि अगर मैं इस बार भी फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा आगे? सर देखो, उसके लिए फेलियर स्टूडेंट के लिए आप थोड़ा सा बताइए कि कोई इंसान जो फेल होता है तो वो जब फेल होने के बाद जब वापस तैयार होके आता तो उससे ज्यादा निखर के आता है कि नहीं आता, या फिर उसको क्या करना चाहिए इस वाले से? देखो, फेलियर सभी की जिंदगी में आते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि डायरेक्ट एग्जाम दिया जॉब लग गए, होते भी होंगे तो कुछ परसेंट होते होंगे, और अपने को फेलियर से सीखना चाहिए। इवन फेलियर वो जो मेन एग्जाम देते हैं उससे नहीं, अपने को तो मॉक टेस्ट से सीखना शुरू कर देना चाहिए। वहीं से वो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जो क्वेश्चन सही हो गए अच्छी बात है, वो आपको आते थे, जो नहीं आते उनको भी देखो, एनालाइज करो, ताकि आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये क्वेश्चन, ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। कुछ टाइम पे मैंने देखा है कि रेलवे में ना मॉक टेस्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं आते, कुछ क्वेश्चन आते हैं पर आ जाते हैं, एज इट इज आ जाते हैं, मैथ्स में भी आए हैं, तो आप उन पे काम करो। और जैसे फेलियर है तो फेलियर से इतना भी मत घबराओ, फेलियर तो सबकी जिंदगी का हिस्सा है। आप अपनी अच्छी कंडीशन और बुरी कंडीशन दोनों में एक ही चीज याद रखो, हाँ भाई थोड़े टाइम की है, निकल जाएगी धीरे धीरे। ये मतलब कि थोड़ा सा डाउनफॉल आए तो फेलियर तो सोचना चाहिए कि ये थोड़े दिन का है, अपन अच्छे में आ जाएंगे। तो ऐसे करके आपको कवर अप करना है। फैमिली के कांटेक्ट में रहिए, अपने मम्मी पापा से रोज बात करते रहिए और उनको जो चीजें होती हैं वो बताते रहिए, ताकि उनको भी ऐसे नहीं लगे कि हमें। हाँ, कुछ स्टूडेंटों के थोड़ा बर्डन ये हो जाता है कि वो इतनी बार अनसक्सेस हो जाते हैं, 2 बार 3 बार 1 बार 4 बार, कि वो हर बार घर वालों को बताते नहीं है वो चीजें। हाँ। तो वो शायद उनकी थोड़ा ओवरलोड होता जाता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम उनको बताऊंगा, पहले 2 बार मैंने अनसक्सेस हुआ, मैं बता नहीं पाया, तो इसकी वजह ये जैसे आप बता रहे हो, ये बता रहा है कि हमेशा हर 2-3 दिन से या कभी टाइम जरूरत पड़े तो शाम को पर डे आप घर वालों से बात कर सकते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? हाँ, आपको पेरेंट्स से बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, उनसे अपने अंदर भी ये चीज रहेगा कि अपन अपने जो कर्तव्य है उसके पीछे अपन डेडिकेटेड रहेंगे कि नहीं हमें पढ़ना है। अगली बार फिर जब बात करेंगे तो क्या रिप्लाई करेंगे घर वालों को, तो आप उससे क्या है कि आप अपनी पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान दोगे और आपका माइंड भी शांत रहेगा कि घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं, थोड़ा आप शांति से रहोगे। और आपके मम्मी पापा ऑब्वियसली इतने समझदार सभी के मम्मी पापा होते हैं कि वो घर की प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं आपको, कुछ अच्छी चीजें होती हैं वो ही शेयर करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो वहां पढ़ रहा है, फिर उसको टेंशन होगी। तो मतलब उनको पूरी वो ऑनेस्टली अगर वर्क करते हैं तो आप इन सभी कैंडिडेट को बोलो कि आप ये भी सारे के सारे ऑनेस्टली वर्क करें, जैसे कि आपको 100% वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपने अभी सफलता प्राप्त करी है, आपने जैसे RRB ALP का
अपनी जो सक्सेस ले रखी है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद आते हैं, हमारा अगला जो नेक्स्ट आपसे क्लोज क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि आप की जिंदगी में अगर इन सारे इस फॉर्मेट में जितना भी आपने अभी तक ये चीजें करी है, क्या आपके कभी ऐसा आया कि आपके लाइफ में भी ऐसा कोई नेगेटिव थॉट्स आया हो बहुत बार कि नहीं अपन एक काम करते हैं, ये वाला सेगमेंट अपने से नहीं होगा, इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं और मैं कोई नया सेगमेंट स्टार्ट करता हूं, ऐसे वाले से आपने कैसे अपने आप को रिकवर करा? बहुत सारे स्टूडेंट के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। सर आती हैं चीजें, और मैं बताऊं, ये चीजें लगती हैं अपने को कि ये चीज नहीं हो रही है हमसे, इसको छोड़ दें। छोड़ना बहुत इजी काम है, उसका सामना करना चाहिए इंसान को। कितने दिन छोड़ के कहाँ जाओगे? जैसे मैथ्स रीजनिंग से बहुत बच्चे डरते हैं, मैथ से तो बहुत डरते हैं लोग, देखते ही उसको स्किप कर देते हैं कि नहीं ये बाद में करेंगे। जबकि रेलवे सेगमेंट में, अगर आप रेलवे और एसएससी के सेगमेंट में हो तो मैथ और रीजनिंग तो आपको मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, वो तो बहुत और बहुत अच्छे होने चाहिए आप, ठीक है। और आपको उस पर काम करना भी चाहिए, क्योंकि एवरेज तो हर कोई कर रहा है, और हर कोई करेगा तो फिर आपका नंबर कैसे आएगा? आप कुछ ज्यादा अच्छा करोगे तभी आपका नंबर आएगा। तो आपने जैसे अपनी जर्नी बताई और अभी ऐसे कंटिन्यूअसली जारी रख रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि सर मैं ना, मतलब कि स्टेशन मास्टर वगैरह आपका अभी जो टारगेट है, तो कंटिन्यूअसली आप अपनी मेहनत को कंटिन्यूअसली जारी रखोगे, और जैसे आपको सफलता मिलेगी तो, या फिर आप जैसे सफलता मिलेगी उस दिन आप इससे सेगमेंट में अपने जो ऊंचाई है वो छूते रहोगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके गार्जियन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मम्मी पापा, आपके दादी जी, या जो आपके अंकल हैं, ताऊ जी हैं, उन सबको कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो सभी आपके इस रास्ते में, इस पूरी जर्नी के अंदर बीच में रहे थे, और आपका थोड़ा सा ये जो बिहेवियर था वो कहीं ना कहीं किसी इन शुरुआत से आप इस पोलाइटली बिहेव में रहो कि अपने आप पे ही तुमने काम करा है। तो मैं उन तमाम स्टूडेंट को ये बोलना चाहता हूं कि जो इंसान अगर तैयारी करने पे आ जाता है उसको ज्यादा से ज्यादा पोलाइट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, गुस्से में के अंदर उसको हटा देते हैं कि नहीं पार पड़ेगी मेरे से। तो थोड़ा सा पोलाइटली रहें, शांत रहें, तो आप अपनी उन सारी कमियों को दूर करते चलेंगे। एक पॉइंट बाद में मैथ्स और रीजनिंग तो सब्जेक्ट भी ऐसे ही हैं, अगर आपके 2-3 क्वेश्चन लगातार सही हो रहे हैं तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर लोगे, पर जैसे ही 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपको नींद आने लग जाएगी, आपका दिमाग वहां कि छोड़ो यार, जीके पढ़ लेते हैं, जीएस पढ़ लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना है आपको, उनका थोड़ा सामना कर, 2 मिनट ब्रेक ले लो, पानी पी लो, थोड़ा बाहर चले जाओ, वापस आके फिर उसी को शुरू करके देखो। अब एक बात बताइए, जैसे हम लास्ट में बात करता हूं थोड़ा इंस्टीट्यूट के लिए, कि आप ये बताओ कोचिंग में कैसा बिहेवियर था? यहाँ जैसे मैनेजमेंट के हैं, टीचर हैं, या फिर जो आपके कोचिंग के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, वहां डाउट सेशन है, या फिर आपके तमाम उन सब जो आपकी इस सक्सेस के अंदर जो यूज हुए हैं, या जो आपने जब फर्स्ट टाइम आए थे तो आपको यहाँ कौन मिले थे, या फिर यहाँ जैसे आपने जो कॉन्फिडेंस आपके पास में बिल्ड करा, उन सभी के बारे में एक बार थोड़ी सी शॉर्ट में चर्चा कर दीजिए। मैं फर्स्ट टाइम में आया था तो मैंने अपनी काउंसलिंग करवाई थी, वहाँ ढाका जी के पास करवाई थी। तो ढाका जी ने बताया कोचिंग के बारे में, अच्छा मुझे लगा, और फिर मैंने वो डेमो क्लासेस ली। अच्छा, आपको कभी ऐसे लगा कि जैसे छोटे मोटे कभी कोई ऐसे दिक्कत हुई हो? हाँ, कुछ मेरे सामने भी ऐसे कुछ इश्यू आए ना कभी, तो ऐसे आपने उन सभी दिक्कतों को मतलब रोक के रखा, या फिर आपने मतलब थोड़े दिन वहां पर आके जो भी कोई मैनेजमेंट का जो बैठे हैं उनको आपने उसको, या अपने टीचर को से साथ? हाँ, वो हमारे उसमें मैक्सिमस कोचिंग में मैं जो भी प्रॉब्लम आती थी मैं उनसे शेयर कर लेता था, और वो हमें बता देते थे। जैसे कभी कभी डाउट के लिए टाइम पूछना होता था कि टाइम ये मैनेज नहीं हो रहा, आप इस मैनेज पे कर दो, तो वो मैनेज कर देते थे वैसे। और क्लासों को भी सही हिसाब से अरेंज करना, जैसे जो चीज पहले जरूरत है, प्री में जो चीज आएगी पहले वो प्री वाली पढ़वानी है, वो चीजें वो ध्यान देते थे, उनका अच्छा चलता था ये चीजें। मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी का जो आपने अभी तक जो सारी जर्नी हमें बताई है, स्टूडेंट को बताई है, उसी के प्रॉपर वे में हम जरूर कोशिश करेंगे अगली बार आप ही सभी जो दर्शक हैं उनमें से कोई ना कोई इंसान यहाँ पे बैठा मिलेगा। अगेन हमारी सक्सेस स्टोरी में एक बार जो आप में से कोई सक्सेस होकर आएगा वो यहाँ पे बैठेगा, जुड़ेगा। तो और आपके सेगमेंट में जितने दोस्त थे आपके, उनमें से भी जैसे देख पा रहा हूँ बहुत सारे जॉब लग चुके हैं। हाँ, अभी अपने ही कोचिंग के अंदर है। उसके जैसे एक नाम है रजत है, उसने वो भी उससे पहले जॉब लगा था, तो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है, आप जैसे बता रहे थे। वो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो उसका बात होती है हमारी, तो उसकी ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हुई है, वो मिलिट्री में है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो ये सारी आपने आज इन तमाम अपनी जो आपकी सक्सेस स्टोरी थी, इस सक्सेस स्टोरी में आपने इन तमाम अपनी जो रेलवे लोको पायलट की जर्नी थी, आपने कैसे अचीव करा, कैसे पढ़ा, और कैसे आपने इन सारी बातों को सिलेक्शन के तौर तक पहुंचाया, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए उन सभी स्टूडेंट को
मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। जो कैंडिडेट लोको पायलट की कर रहा होगा, एएलपी की, तो आज हमने इस पॉडकास्ट में अच्छे से एएलपी के डाटा को कवर करा कि क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा पढ़ना चाहिए, या किस वे में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो ये आपके पास में अजीत कुमार जो सक्सेस स्टोरी है इसने पूरी सफलता प्राप्त करी है। ये खुद कितनी बार फेलियर था, ये सारी जर्नी हमने आज इसमें बताई है। इतनी असफलता के बाद 12th से लेकर के बीटेक के अंदर इतना अनसक्सेस होके उसके बाद इसने सफलता प्राप्त करी है। वो पेपर अचीव करा है जिसके अंदर इसके पास में नंबर देखें अगर तो आपके पास प्री है, मेंस है, मेंस में 2 सेगमेंट है, उसके बाद साइको है। लेकिन ये पेपर कितने, इसके लिए पेपर क्या हो गए, लगभग प्री को छोड़े तो सारे इसने डबल बार वहां पे सेंटर भेज दिया है, जबकि साइको इसने दिया 2 बार। उसके बाद इसका मेडिकल हुआ, मेडिकल के में 6x6 का ध्यान रखना है। तो इन सारी बातों को हम चर्चा करी अभी हमने। और अब लास्ट जो आखिरी संदेश है स्टूडेंट के लिए जो आपको अजीत देने वाले हैं, उसके बाद हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और अगली सक्सेस स्टोरी में एक और कैंडिडेट के साथ आप जल्द ही यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। तो बताओ कोई भी आप अपना आखिरी संदेश स्टूडेंट के लिए। देखिए, आप जो कर रहे हैं उसमें फुल डेडिकेटेड रहिए, अपना 100% उसी में दीजिए। अगर आप घर से इतना दूर रह रहे हैं, तैयारी के लिए आए हैं, तो तैयारी ही करिए। आप दूसरी चीजों में भटकिए मत उन चीजों को। आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके परिवार को कितनी जरूरत है आपकी इस जॉब की, उन्होंने क्यों भेजा है आपको, उस चीज का ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स से जुड़े रहिए। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट लगाते रहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए। फ्रेंड सर्कल बेस्ट वाला होना, जो मतलब थोड़ा ऐसा हो कि ठीक है पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हमारी कवर अप होती है। हाँ, जैसे देखो discuss मुझे होती लगता है कि फ्रेंड नहीं हो तो भी चल जाता है काम, अगर है तो भी 1-2 ही रखिए। ज्यादा रखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। एक ने बोल दिया चलो वहां चलते हैं तो वहां चल दिए, दूसरे ने बोला वहां चल दिए। अगर दिन का 1-1 घंटा भी उनका लगा देंगे तो 3 घंटे वेस्ट हो गए। 1-2 फ्रेंड रखिए। एक कड़वी बात बोलता हूँ, दोस्ती हमेशा मतलब के लिए होती है, तो मतलब भी आप उसी चीज का, बहुत बड़ी बात बोली है, मतलब भी उसी चीज का रखिए जो यहाँ करने आए हैं। पढ़ाई का ही पढ़ाई का मतलब मतलब है, तो आप भी उसी का मतलब रखो पढ़ाई का, कि वो आपसे दोस्ती अपनी पढ़ाई के लिए करे और आप भी उससे दोस्ती पढ़ाई के लिए करें। तो वो चीज आपको करनी है। चलो ठीक है, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले कड़ी में हम एक बार दोबारा आपके साथ जुड़ने वाले हैं नई सक्सेस स्टोरी के साथ में। धन्यवाद। बहुत बहुत